जगह छोड़ के ना मैं अपनी तरफ से देखी 3-4 पेजेस उसके बाद जो घर के लिए दिया था उसके बाद ये हाँ उसके बाद ये मुझे लिखा है घर वाला क्या कहता बाहर करके वो और ये जो लिखने वाला मैंने क्या मैं चेक कर रही हूँ जगह छोड़ के जिन्होंने मेरी बात सुनो क्योंकि मेरी भी गर्लफ्रेंड ने साढ़े भेजा था ठीक है तो आई सेंड द मटेरियल है तो अगर तुमने ऑस्मोसिस नहीं लिखा तो अपनी जगह छोड़ो आई के कितने पेजेस में आए 5 पेजेस 3 पेजेस कितने पेजेस में आए 5 पेज आपकी जिसकी राइटिंग टाइट है वो 4 पेज जिसकी थोड़ी लूज है वो 5 शो उसके बाद अगर मैंने देख लिया मंडे को कि तुमने ना लिखा है ना जगह छोड़ी है ना कुछ किया है तो मैं देखो कि मैं पनिश करूंगी हमने कल छुट्टी है जिन्होंने लिखा है दैट इज फाइन प्लीज बातें नहीं करो नितिन दो वक्त लिखा है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर गुड जिन्होंने लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है जिन्होंने नहीं लिखा ना जगह छोड़ दो बिकॉज ये अगर आप नोट्स कंप्लीट करते रहोगे एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ही आपके चैप्टर के नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे और उसमें तुम फॉल्ट पता किसका डालोगे कि मैम क्लास में नहीं लिखवाते थे भेज देते थे इफ आई एम सेंडिंग आई एम जस्ट सेविंग योर टाइम एंड माय टाइम हमारा ही सिलेबस टाइम पे खत्म होगा नहीं तो मुझे क्या आज मैं सारा दिन डिक्टेट करती रहती हूँ पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो अब संडे का दिन भी आएगा मैं मंडे चेक करूँगी तब तक बाय दैट टाइम टू कंप्लीट है उसके बाद यहाँ से लिखो जिन्होंने लिखा है वो यहाँ से लिखो जिन्होंने नहीं लिखा वो 5 पेज छोड़ के लिखो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल पाई है और ये देखा गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना डेवलप होगा वो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम तो क्योंकि कोई चीज नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ तक कंप्लीट लिख लो पहले रेड वाला लिखना है फिर यहाँ से ये कंप्लीट लिख लो फिर मैं समझा के आगे चलती हूँ प्लीज राइट डाउन इट फर्स्ट लिख लिया सिंबल ये वाला भी ये रेड वाला लिखने के बाद ये कंप्लीट लिख लो इज द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसकी थ्योरी हमने कल कर ली थी कल मैंने बोला था कि जब आप किसी दो सॉल्यूशन को सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हो तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन पर वो प्रेशर अप्लाई करते हैं जितना प्रेशर अगर हम ऑपोजिट साइड से अप्लाई करेंगे तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा and that pressure which we apply to stop the osmosis is known as osmotic pressure जिसको पाई से डिनोट करते हैं अब कई ऐसे बच्चे हैं जो पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देंगे ये मैथ्स वाला पाई नहीं है यहाँ पे पाई इज अ सिंबल जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑस्मोटिक अब क्वेश्चन आएगा फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू निकालनी होगी और बच्चा 3.14 पुट कर रहा है स्टूडेंट्स डू दिस बिकॉज दे डोंट लिसन उनके दिमाग में बस ये दिमाग में फिट हुआ होता है कि पाई इज 3.14 नो डाउट द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 दैट्स इन मैथ्स हियर पाई इज जस्ट एक्टिंग एज अ सिंबल किसके सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर यस तभी मैंने साफ साफ लिखवाया है दैट पाई इज द सिंबल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर डोंट टेक इट मैथमेटिक्स पाई ओके अब क्वेश्चन ही उठता है कि नंबर इसमें आर आ रहा है इसके एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है विच इज अ गैस कांस्टेंट तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू मैं 0.0821 पुट करूं 0.083 पुट करूं या 8.314 पुट करूं अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकालना है किस में निकालना है या अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है एटमॉस्फेयर में तो आप आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर वाली ही पुट करोगे आपको
तीनों वैल्यूज आर की याद करनी है। एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू बताओ क्या है, 0.0821। Most of the student do this mistake. They take 0.82. It is 0.082. अगर आपको osmotic pressure बार में निकालना है या बार में गिवन है तो R की वैल्यू बार वाली लोगे, which is 0.083। एटमॉस्फेयर वाली 0.082 है और बार वाली there is just a difference of 0.001। और अगर पास्कल में निकालना है, which is the SI unit of pressure, तो 8.314 जूल वाली वैल्यू लेनी है। अगर आपको osmotic pressure पास्कल में निकालना है, SI यूनिट क्या होती है प्रेशर की, पास्कल होती है ना, गेस विद द ब्रैकेट में लिखा मोल्स पर मीटर, एवरेज यूटिलिटी है मोल्स पर मीटर। 25 तीनों वैल्यूज आर की याद कर लो, बिकॉज जब मैं अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाऊंगी आई विल नॉट टेल यू द वैल्यूज ऑफ आर। आकाश, दैट यू पे अटेंशन इन द क्लास। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ आर? आर होता है गैस कांस्टेंट। कितनी वैल्यूज है? 3। कौन कौन सी वैल्यूज है याद कर लो। ठीक है, व्हाट इज टी? टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में। टेम्परेचर एंड इट हैज, मुझे आवाज ये भी लिखना है। ये क्या है? अब ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो करती है। कंसंट्रेशन निकालते कैसे हैं? कंसंट्रेशन एक तरह से मोलैरिटी होती है। व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, तो इनडायरेक्टली वो उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती थी? जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे और नेचर पर डिपेंड ना करे। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये बोल रहे हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, मतलब अगर आप यहाँ से प्योर वाटर ले रहे हो और यहाँ पे आप सॉल्यूशन ले रहे हो और सम कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे, तो वो कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लोगे तो प्रेशर भी ज़्यादा डेवलप होगा, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लोगे तो प्रेशर भी, तो ऑब्वियस ही बात है ना। सॉल्वेंट ने जब मूव करना है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है, तो कितना सॉल्वेंट मूव करेगा वो इसी बात पे तो डिपेंड करेगा कि दूसरी साइड सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। अगर सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो उसको वहाँ जाने के लिए भी ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और अगर वहाँ पे सॉल्यूट कम होगा तो वहाँ पे जाने के लिए उसको कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो वो यही बोल रहे हैं कि इनडायरेक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर कितना डेवलप होने वाला है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करने वाला है, और इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये प्रूव हो गया ना कि इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर हम फर्दर नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करके लिख देंगे गिवन मास अपॉन, क्यों लिखेंगे? क्योंकि मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन ही यही है। हम क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं? मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसीलिए पढ़ी जाती है ताकि सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर लो। सॉल्यूट का क्या फाइंड आउट कर लो? अब वैसे तो आप पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी मोलर मास फाइंड आउट कर रहे थे डेल्टा टीएफ की, क्योंकि उसके फॉर्मूले में भी एमपी आ रहा था। उससे पहले वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें से भी मोलर मास पढ़ रहे थे। लेकिन एक एमसीक्यू आएगा कि आउट ऑफ द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैज बीन कंसीडर्ड बेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। वैसे तो आपको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई हैं और हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में एमपी आ रहा है, तो आप किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करके एमपी निकाल सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट। इसका रीजन आपको बताऊंगी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बेस्ट क्यों माना गया है। लेकिन अगर बाई चांस आपको एमसीक्यू आए तो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पर टिक करना है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर भी मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। सबने लिख लिया है यहाँ तक? फॉर्मूला याद हो गया? क्या फॉर्मूला है? पाई इज इक्वल टू अपॉन वॉल्यूम। और अगर नीचे वॉल्यूम लीटर में ना गिवन हुआ, किसमें गिवन हुआ? मिलीलीटर में, तो 1000 से यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है अगर नीचे वॉल्यूम मिलीलीटर में हुआ। तो इफ यू वांट टू ऐड दिस
अगर आप ये चीज़ मॉडिफाई करना चाहते हो फॉर्मूले में तो कर सकते हो, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1000 और नीचे वॉल्यूम लीटर की जगह किसमें ले लो, मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो वॉल्यूम लीटर में नहीं गिवन होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला। मोलैरिटी बोल सकते हैं, वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन, हाँ वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन, हाँ सीधा नहीं लिख सकते मोलैरिटी आएगी, लिख सकते हैं मोलैरिटी, बट मोलैरिटी कौन सा गिवन होगी, मोलैरिटी को फिर तो ओपन तो करना ही पड़ेगा। हाँ फिर तो सीधा तो सीआरटी वाला फॉर्मूला ही यूज करेगा। अगर देखो लग रहा है कि सीधा मोलैरिटी, सूर्य कह रहा है कि मैम जरूरी है कि मैं सी को ओपन करके नंबर ऑफ मोल्स लिखूं, फिर गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम करूं, ये मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं सीधा मोलैरिटी लिख देता हूं, तो सी मोलैरिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कल को अगर आपको न्यूमेरिकल में सीधा मोलैरिटी गिवन होगी फिर तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला ही यूज करोगे ना। इतनी समझ हमेशा रखो कि ये जो फॉर्मूला एंड में आता है जिसमें आप ओपन करने लग जाते हो, पहले आपने सी को ओपन करा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, फिर नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करा गिवन मास अपॉन, हम इसको ओपन क्यों कर रहे हैं क्योंकि 90% ऑफ द न्यूमेरिकल में गिवन मास गिवन होता है। क्या गिवन होता है, तो हमारा 90% जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो यही होगा। एंड सूर्य को तुम कह रहे हो कि मैं मुझे डायरेक्टली मोलैरिटी गिवन होगी, मानो दो सॉल्यूशन दिए हुए, एक की मोलैरिटी 2 गिवन है, एक की मोलैरिटी 5 गिवन है, तो तुम पहले भी 5 को CRT पुट करके C की वैल्यू 2 पुट कर दोगे और फिर दूसरे सॉल्यूशन का पाई फाइंड आउट करने के लिए C की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 5। कहने का मतलब है ऐसे भी न्यूमेरिकल्स मैं तुम्हें करवाऊंगी जहाँ पे तुम्हें सीधा ही पाई इक्वल टू CRT वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे C किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मोलैरिटी को, कंसंट्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है जो सूर्य बोल रहा है कि मैम इज इट पॉसिबल कि क्या हमें किसी न्यूमेरिकल में सीधा ही मोलैरिटी गिवन हुई, हो सकता है, फिर आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, लेकिन ज्यादातर हमें गिवन मास ही गिवन होता है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। करें न्यूमेरिकल्स। यस, द लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यू मस्ट बी हैप्पी, लेकिन लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बाद अभी क्लाइमेक्स बाकी है। हाँ, नॉट ऑफ फैक्टर। चलो प्लीज गिवन लिखो एंड ट्राई करो। फर्स्ट यू ट्राई देन आई विल मेक इट। ओके मधुर आया था, एक मिनट चेक करो। मधुर आया everybody would like to do it on the board। सूर्य करो, सॉरी पहले इधर से गिवन लिखिए बस करेक्ट। ये देखना, ये क्या पीछे ये चीज इधर देखना, इधर से रही चलो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या निकालना है। हाँ लिखो स्टेटमेंट। Tanish, do we need to talk in the class? जो बच्चे बोलने लग जाएंगे मैं उनको 130 वाले बैच को बुलाना शुरू कर दूंगी, फिर मत कहना। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक मैं प्रेशर। तो और भी दिया होगा, तो पहले आसान से शुरू करेंगे, करो तो सही। एक कर रहे हैं। Janet, are you writing? क्वेश्चन भी लिखना है। 0.332 आंसर क्या है?
देख 0008 8.3 into 10 की पावर माइनस 9 इसकी यूनिट क्या है यार? अगर आप आर की वैल्यू बार में ले रहे हो वो तो यस में बार है तो फिर आंसर बार में है। 3.2 something. तो 3.9 आ गया 3.3 मैंने क्या बोला? 0.332 गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है हाँ वो मॉस निकाल लेते हैं ना. 0.332 आ रहा सिमर 0.332 है ना 0.332 है यस मैम यही है. मेरा 8.3 into 10 पहले की तो पावर बताओ माइनस कैलकुलेट स्पोर्टिंग प्रेशर बच्चे का क्या निकालना है हाँ मैं पॉइंट वो तो स्पोर्टिंग प्रेशर का सिंबल क्या होता है पाई पाई निकालना है एवरीबॉडी प्लीज राइट दिस गिवन इको containing 3.42 जैमिक व्हाट इज 3.42 जैमिक 3.42 ग्राम क्या है WB in 1 लीटर मतलब वॉल्यूम कितना गिवन है टेम्परेचर इज एवरीथिंग इज गिवन एमपी इज इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है बस सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए यूनिट क्या है? बात देखना पार्शियल प्रेशर बार होता है हाँ प्रेशर की बॉयज और मैं टॉकिंग मीटर देख लो तुम तनिष नमन की लास्ट वर्किंग है बस इसके बाद इफ आई अटर योर नेम दैट मींस इट्स अ गो बैक टू वर्क कैलकुलेशन में नहीं सबका हो गया होगा ना दिस इज सो इजी very easy, very easy. 3.42 upon 342 R is temperature is 400 and volume is ये पॉइंट हटाओगे how much is this कितना आंसर 0.332 bar. That is the next question. Study under tries. यस मैम. आज इस qualitative property की प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस मिलेंगी ओके. क्योंकि कल मैंने want of factor करा के चैप्टर फिनिश करना है by tomorrow so that from Monday we can start with the कल खत्म हो गया. new chapter. क्योंकि want of factor रहेगा ना लास्ट टॉपिक इसके प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस आज तुम घर से करके आओगे अगर आप उसके डाउट ज़्यादा हो गए देन हो सकता है अदरवाइज मैं कल want of factor फिनिश कराऊंगी आकाश क्वेश्चन लिखो at 298 Kelvin 100 centimeter cube of a solution containing 3.002 grams of unidentified solute exhibits an osmotic pressure of जब तुमने पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का नहीं दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा डीबी के 8 न्यूमेरिकल करे थे ना उसमें एक न्यूमेरिकल में तुम्हें डाउट आया था जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर यूज हो रहा था तो मैंने बोला था कि वो न्यूमेरिकल छोड़ दो अब वो भी ट्राई करके देखना आज घर जाके सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का 6th क्वेश्चन था इधर डेल्टा डीबी वाले जो क्वेश्चन करे थे ना क्वेश्चन में व्हाट इज द मोलर मास आकाश प्लीज अपने आप करियो
ऊपर करना ऊपर याद कर रहे हो आप? हो गया मैम 287 तुम्हारा 228 क्यों आ रहा है? इसका 228 नहीं गलत है बट पता है कि दुख की बात है कि तुम कैलकुलेटर यूज कर रहे हो कैलकुलेटर से कर दिया ना क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं है। अब मैं तुम्हें बिना कैलकुलेटर करके दिखाऊंगी। I is equal to WB by MB RT वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में भी मैंने 20 लिखा। What is the value of pi given? 2.55 मेरा तो WB। अभी वही आ रहा है यार तुम एप्रोक्सीमेशन क्यों नहीं करते? कैलकुलेटर क्यों यूज करते हो? 3.0 को 3 ले लो। अच्छा 3 है ये R की वैल्यू 0.082 ले लो, 0.08 ले लो। वॉल्यूम क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 280 कुछ आएगा MB निकालना है, इसको 3 ले लो, इसको सिर्फ 2.5 ले लो, इसको 0.08 ले लो। आप कुछ गलत थोड़ा कर रहे हो, आप बस एक डिजिट कम ले लो। 3/25 Who is laughing like this? टेंपरेचर आ गया लिखो 298 मैंने उसको 278 लिख दिया एक हीरो एक्स्ट्रा लगा दी 2.5 एक जीरो एक्स्ट्रा लगा लो। नहीं मैंने तो एक एक्स्ट्रा लगाया। कितना आ रहा है? 278। मेरा 220 आ रहा है अप्रॉक्स किया मैंने एग्जैक्ट आंसर इज 278। And the units are 0.5 grams. Akash, are you writing? At the end of the day, I can ask anybody to show your notes. मैंने अप्रॉक्स 2.5 कर रहा तो 2 आ रहा है सर। अब मैं 2.55 करूं 280 आ रहा है। क्या चल रहा है? मुझे एग्जैक्ट 293.232 मेरे में 3 आंसर आ रहे हैं क्यों आ रहा है? मैम पहले मैंने टेंपरेचर गलत ले लिया था वो गलत आंसर आ गया सेकंड में मैंने सेकंड में जो गिवन मास है ना उसको भी मैंने 2.5 पे लिख दिया था वो भी गलत हो गया उसका आंसर ये है मैंने अप्रोक्सीमेशन नहीं करी कोई अगला दे दो मैं ये तो इजी है इतनी अच्छी क्वेश्चन इसीलिए सारा कबाड़ हो गया इसमें दो सॉल्यूशन की बात हुई है। 5 ग्राम एक 5% वाली मास वॉल्यूम 100 ml इधर से मोलैरिटी ये कह रहे हैं, सुन लो। थर्ड क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। पहले स्टेटमेंट लिखो। A 5% aqueous solution of sucrose is isotonic। नंबर अब लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहा है। पहले दो क्वेश्चन में तो सिंपल आपको पाई का फॉर्मूला लगाना था। एवरीथिंग वाज गिवन, एक चीज निकालनी थी। अब यहाँ पे दो अलग अलग सॉल्यूशंस की बात है कि दोनों का स्पॉटिक प्रेशर सेम है। कल मैंने आइसोटोनिक वर्ड समझाया था कि जब दोनों सॉल्यूशन का स्पॉटिक प्रेशर सेम होता है, जैसे मैंने कहा था कि RBCs आर आइसोटोनिक विद 0.9% NaCl।
अगर हम RBCs को 0.9% NaCl सोल्यूशन में रखेंगे तो वो ना वो स्वेल करेंगे ना वो श्रिंक करेंगे। आरबीसी वाला ज़्यादा ना तो आइसोटोनिक का मतलब होता है कि दो अलग अलग सोल्यूशंस हैं बट उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल कर दो π1 इज इक्वल टू π2। अब π1 का फॉर्मूला क्या होगा? WB/MB R into T वॉल्यूम इज इक्वल टू WB/MB R into T अपॉन वॉल्यूम। पहला ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है? सुक्रोज का। और दूसरा हमें बताया 205.2 चांस हमें बताया। मैम 205.2। अब सुक्रोज का 5% का क्या मतलब है? 5/100। हाँ WB/5 है। WB5 है मोलर मास सुक्रोज का, तुम्हें पता ही होता है C12H22O11 यानी कि 342। R की वैल्यू नहीं भी पता तो कट जाएगी। अगर मास में वो टी भी कटेगा, टेम्परेचर भी कट जाएगा, वॉल्यूम भी कटेगा, वॉल्यूम भी कट जाएगा। यहाँ पे वेट 3% का मतलब क्या है? कि 3 लेना WB मोलर मास इसका निकालना है। ये A सब्सटेंस है तो A ले लो, A सब्सटेंस। वेरी इजी क्वेश्चन। मास बाय वॉल्यूम का क्या? मास वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम मतलब कि नीचे जैसे ये 5% है ना, ऊपर वाला 5 तो WB को रिप्रेजेंट करता है, नीचे 100 वेट को रिप्रेजेंट करता है ना, बट इस केस में वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बट हमें वॉल्यूम लेने की जरूरत ही नहीं है 100, क्योंकि इधर भी 100 लेंगे उधर भी 100 लेंगे तो हम लोग तो कटना ही है ना। नॉर्मली मास परसेंटेज मास बाय मास होती है, बट जब भी लिखा हो मास बाय वॉल्यूम मतलब नीचे 100 वॉल्यूम की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? बट इसमें तो हमें वो भी पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कटना ही है। ये कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को समझ आया? मैंने π1 = π2 क्यों करा? क्योंकि गिवन था कि दोनों सॉल्यूशंस आर आइसो। व्हेनेवर इट इज गिवन तो आपने कुछ नहीं करना, π1 = π2 कर देना, RT वॉल्यूम कट देगा। इसका गिवन मास 5 मिल गया, इसका गिवन मास 3। तो मोलर मास कितना आ गया? एक का वेरी बैड 205.2। 5.2 ग्राम। बाकी ट्यूशन में टिकते कैसे बैठते हो? की खत्म नहीं होती तुम्हारी। नंबर फिर गोली वाली शक्ल मत बनाया करो करके। वो नीचे एम ए लिखा भी लिखा गैस 205.2। वो नीचे एम ए लिखा कि वैसे तो मैंने इसको सल्यूट होगा B लिख दिया है, बट उन्होंने सब्सटेंस मोलर मास ऑफ A इसको नाम A दे रखा है तो मैंने A लिख दिया है। और वैसे तो मोलर मास को MD से रिप्रेजेंट करते हैं, बट क्योंकि वो मोलर मास A सब्सटेंस का है तो मैंने B को A से रिप्लेस कर दिया। बट सिंपल की कोई टेंशन नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट समझो कि एक का मोलर मास गिवन है, दूसरे का निकालना है। पहले का क्यों गिवन है? क्योंकि पहले में उन्होंने बताया कि सुक्रोज है, पहला सब्सटेंस उन्होंने बताया है ना 5% सुक्रोज, तो सुक्रोज का मोलर मास हम निकाल सकते हैं। दूसरा सब्सटेंस है हमें नहीं बताया तो हमें उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। किसी को ये क्वेश्चन ना समझ आया? मैम अगर आइसोटोनिक की जगह हाइपोटोनिक होता फिर? अगर हाइपरटोनिक होता पहले तो ये बताते कि पहले वाला हाइपरटोनिक है कि दूसरे वाला। अगर पहले वाला हाइपरटोनिक है मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर होता, बट उसको न्यूमेरिकल्स के लिए तो कभी आज तक यूज हुआ नहीं। फिर तुम यही बोलते कि इट इज ग्रेटर देन फिर मैम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ मैं वही कह रही हूँ ना कि न्यूमेरिकल में तो कभी भी हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक आएगा ही नहीं। वो तो बस डिफाइन करने के लिए है कि अगर एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है तो वो हाइपरटोनिक हो गया, जिसका कम है वो उसके रिस्पेक्ट में हाइपोटोनिक हो गया। बट अगर न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से पूछोगे तो आइसोटोनिक ही आएगा। आज तक आइसोटोनिक ही आया है जिसमें आपने π1 = क्या कर देना है? π2। एंड आई थिंक इट इज डैम इजी टू अंडरस्टैंड। ओके एक बार ये एमसीक्यू करना। एन अनराइप मैंगो, जब अचार बनाते हैं ना तो जो हमारे पास ये जो कच्चा आम होता है इसको हम कंसंट्रेटेड
प्रिपेयर पिकल इट श्रिवल्स। श्रिवल क्यों करेगा? अगर हम पानी उसको- लूं। हाँ, क्योंकि अगर हम उसको कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रख रहे हैं, मतलब उसके अंदर का सॉल्वेंट बाहर जाएगा, बिकॉज वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो अगर वो बाहर जाएगा पानी तो वो श्रिंक या श्रिवल कर जाएगा। तो विच ऑप्शन? इट लूजेस वाटर ड्यू टू, इज इट गेनिंग द वाटर और इट इज लूजिंग? लूजिंग। हासिल हो बस कोई गिर जेई बस ये काम करना होता है। कभी कोई समझ आ गया तो फिर अंदर कर दिया हो गया ये। Which of the following statement is false? Units of atmospheric pressure and osmotic pressure are same. ये तो ट्रू है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट भी क्या होती है? ATM. In reverse osmosis, solvent molecule move to a semi-permeable membrane from lower concentration to higher concentration. Lower to higher तो normal osmosis में होती है, तो ये false है. Value of molar depression constant depends on the nature of constant. जो आपको Kb या Kf की वैल्यूज दे रखी होती हैं, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, इसीलिए वाटर की वैल्यू अलग होती है, बेंजीन की वैल्यू अलग होती है। जब आपको Kf की वैल्यू दे रखी होती है 1.86, वो वाटर की होती है ना, अगर बेंजीन होगी तो Kf की वैल्यू बदल जाएगी। यानी कि जो ये आपको डेल्टा Tb और डेल्टा Tf में Kf और Kb की वैल्यूज दे रखी होती थी, दे आर एज लॉन्ग एज सेम, जब तक सेम सॉल्वेंट है, लाइक वाटर है। जैसे ही सॉल्वेंट बदल जाता है तो Kf की वैल्यू भी क्या कर जाती थी? चेंज। तो ये बात भी सही है कि जो ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि Kf की वैल्यू है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, तभी वाटर के लिए वैल्यू अलग होती है, बेंजीन के लिए वैल्यू। relative lowering in of vapor pressure is a dimensionless quantity, बिल्कुल सही बात है। RLPP P0 minus PS upon P0 रेशियो की टर्म्स में है, तो अगर ऊपर यूनिट एटमॉस्फेयर होगी, नीचे भी यूनिट एटमॉस्फेयर होगी, तो वो डायमेंशनलेस होगी ना। तो बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, कौन सी रॉन्ग है? क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट हायर टू लोअर मूव करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करता है? हायर टू लोअर टू हायर तो नॉर्मल ऑस्मोसिस में करता है। क्योंकि जब मैं कल तुम्हें ऑस्मोसिस की डेफिनेशन करा रही थी तो मैंने तुम्हें बोला कि बच्चों को पता लगेगा कि ऑस्मोसिस में बोलते हैं देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अक्सर हमारे दिमाग में चीजें बैठी होती हैं कि कोई भी चीज हाई टू लो मूव करती है, तो ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन क्यों मूव कर रही है? तो कल भी मैंने आपको ये बात क्लियर करी थी कि लोअर कंसंट्रेशन में सल्यूट लो होगा ना, सॉल्वेंट तो क्या होगा? ज्यादा। मूव तो सॉल्वेंट नहीं करना है ना। सो व्हेन यू से दैट सॉल्वेंट इज मूविंग फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट तो हाई से लो ही जा रहा है, बट कहने में हमें क्या बोलना पड़ेगा? लोअर कंसंट्रेशन टू, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन कम है? सल्यूट की। सॉल्वेंट की तो क्या होगी? ज्यादा। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें नहीं भी ये बात समझ आती तो रट लो दैट ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर, बट डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन व्हिच कोई भी चीज मूव करती है फ्रॉम हाई टू लो। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड in osmosis there is a need of semi permeable, in diffusion there is no need of semi permeable. Osmosis phenomena is applicable only in the case of solutions, only in the case of diffusion is applicable in the case of liquids and gases. गैसेस भी तो डिफ्यूज करती है। परफ्यूम का एग्जांपल दिया था कि अगर आप परफ्यूम एक जगह पे स्प्रे करोगे तो वो दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो डिफ्यूजन कोई सोल्यूशन के प्रोसेस के लिए नहीं है, इट इज एप्लीकेबल टू नॉर्मल लिक्विड्स एंड गैसेस, बट ऑस्मोसिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉल्यूशन। तो ये सारे जो मैंने डिफरेंसेस आपको नोट्स में भी दे रखे हैं, ये पढ़ लेना। उसके बाद मैम एक्सोस्मोसिस भी तो होता है, तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल ना होती है वो तो अलग बात होगी ना, तो फिर अलग से नॉमिना हो गया। At 300 Kelvin, last question of today. नहीं, फिर मैं आपको कराऊंगी ऑटो बैक। At 300 Kelvin, 36 ग्राम of glucose at 300 Kelvin, 36 ग्राम of glucose। यार चुप कर दो, मुझे बाहर निकाल देना है। लास्ट 15 मिनट्स है। 36
गेट आउट द क्लास। फोन कैसे यूज कर रहे हो आप क्लास में? कल से कभी मैम कुछ सबमिट करके आना है, कॉल आए जो मर्जी आए, आफ्टर 1 आवर यू कैन सी योर मैसेजेस एंड कॉल्स। कोई आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो कि दुनिया रुक जाएगी आपके बिना। यार तुम चुप नहीं होते, रोज तुम्हारा यही। अब मैं ना कल से मयंक, नमन और ये चारों इकट्ठे नहीं होने चाहिए, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। ऑस्मोटिक प्रेशर of 4.98 bar if the osmotic pressure of another glucose solution is 1.52 bar at the same temperature, calculate the concentration of other solution. Calculate the concentration of CBSE 2019। बात पुराने नहीं होती, बात होती है कि कभी ना कभी ये प्रीवियस ईयर में आ रखा है, तो इट्स वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। और वैसे भी जब आप क्वेश्चन करोगे आपको समझ आएगा कि इसमें भी दो अलग अलग सॉल्यूशंस की बात हुई है, बट वो इस पर आइसोटोनिक नहीं है, तो आप π1 = π2 नहीं कर सकते। आर की वैल्यू से मत निकालो। देखो पहला जो सॉल्यूशन है π1, उसका तो तुम्हें सब कुछ गिवन है, गिवन मास, मोलर मास, आर और टी गिवन नहीं है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी गिवन है 4.98, गिवन मास 36, मोलर मास 180 होता है, आर की वैल्यू चलो गिवन नहीं है, टेम्परेचर इज 300। अब वो कह रहे हैं कि ये और सॉल्यूशन है π2, उसका आपने कंसंट्रेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? कंसंट्रेशन। और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना गिवन है? 1.52। अब मुझे एक बात बताओ, एक तरीका तो रिद्धम ने निकाला ना कि मैम एक काम करते हैं, पहले जो आपको पहला सॉल्यूशन है उसमें से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसमें पुट कर देते हैं, जिससे तो ऑल्सो वन ऑफ द वे। इससे आसान तरीका बताओ क्या है? इससे आसान तरीका ये है कि तुम आर और टी को ना कुछ मत निकालो। मुझे एक बात बताओ, इजी तरीका बता रही हूँ, आर और टी की वैल्यू को पुट मत करो। WB/MB वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर है ना, WB/MB × 1 लीटर, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। π1 की वैल्यू कितनी है? 1.52। WB कितना गिवन है? 36/180। इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो? 1। और इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो? 2। अब इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल नहीं गिवन। π1/π2 जब करोगे CRT/CRT, RT क्या हो जाएगा? पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना गिवन है? 4.9 नहीं, पहले का 1.52 गिवन है। नहीं, पहले का 4.98 है। ओके सॉरी, पहले का हमें 4.98 गिवन है, पहले का हमें 4.98 गिवन है, दूसरे का हमें कितना गिवन है? 1.5। पहले की कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, दूसरे की तो निकाली है, पहले की भी कंसंट्रेशन गिवन है, बट कंसंट्रेशन क्या होता है? यही होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलर मास। कंसंट्रेशन की जगह ही हमने लिखा था ना NB/वॉल्यूम, तो यानी कि पहले की कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, बट कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मैं C1 की जगह क्या पुट कर सकती हूँ? 36/, और यहाँ से C2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके C2 आ जाएगा। आई अगेन रिपीट, जब भी कभी ऐसा होता है कि एक सोल्यूशन की उन्होंने आपको सारा कुछ गिवन है, दूसरे सोल्यूशन का हमें कुछ निकालना है, तो रिद्धम ने जो अप्रोच जो बताई थी, जो नॉर्मल बच्चे के दिमाग में आएगी, वो यही है कि पहले में सारी वैल्यूज गिवन है तो मैं वहाँ से आर निकाल लेता हूँ, बट आर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तो उससे बेटर ये है कि आर कट जाए।
क्योंकि आर उसके फॉर्मूले में भी है, आर इसके फॉर्मूले में भी है। तो बेटर अप्रोच ये नहीं है कि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर दिया जाए, डिवाइड। क्या कर दिया जाए, इक्वल तो कर नहीं सकते बिकॉज ये आइसोटोनिक तो नहीं गिवन। क्या नहीं गिवन, डिवाइड करने से हमारे पास ये फायदा आएगा कि पाई 1 इक्वल टू सी आर टी, पाई 2 इक्वल टू सी आर टी। जो कॉमन टर्म्स हैं आर टी वो तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल। अप पाई 1 की वैल्यू गिवन है, पाई 2 की वैल्यू गिवन है, C2 निकालना है। अब आप कहोगे कि मैम C1 कौन सा गिवन है, नो डाउट C1 कंसंट्रेशन नहीं गिवन, बट कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन, वो तो हमें गिवन ही है। तो बेटर अप्रोच इज दिस दैट यू जस्ट डिवाइड द टू ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेनेवर दे आर नॉट इक्वल, बिकॉज उसमें आरटी कटने के चांसेस रहेंगे। इक्वल कब करना है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 में दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वल कब करना था, जब क्या गिवन था, आइसोटोनिक, जो हमने एक दो न्यूमेरिकल पहले करा था। तो मैंने आपको अलग अलग टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश करी है। पहले दो न्यूमेरिकल में सीधा फॉर्मूला यूज हुआ है पाई का, WB/MB RT अपॉन वॉल्यूम। तीसरे न्यूमेरिकल में आइसोटोनिक वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब ये चौथे न्यूमेरिकल में आइसोटोनिक नहीं था, बट दो अलग अलग सॉल्यूशंस की बात हुई थी। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी गिवन था, एक की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी, दूसरे की गिवन थी। दूसरे की भी कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली नहीं गिवन थी, बट वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन एज गिवन मास अपॉन मोलर मास। वो भी कर सकते हैं, बट तो जब हमें दो सॉल्यूशंस गिवन होते हैं तो हमें उसकी यूटिलिटी दिखानी पड़ेगी। नहीं तो ये भी बच्चे कहते हैं कि मैं उसको यूज नहीं क्यों करना, आर और टी हमें पता है, सी निकाल लो। फिर तुमने उसमें जो पहली ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो तुम्हें गिवन है उसका तुमने यूज नहीं करके दिखाया ना, तो उनके भी नंबर कट सकते हैं। क्योंकि हमेशा हमें गिवन चीज़ों को यूज करके निकालना हो तो तुम कर ही सकते हो। ये हर बार बच्चा पूछता ही है। अभी टाइम बड़ा है। Very good, 0.061. C2 is coming out to be 0. अब अपने आप करो क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। एट 300 कैलोरी, ये भी तो लास्ट था, ये सेकंड लास्ट, दो सॉल्यूशन है, सेकंड ना मेरे मुंह में ही था, मेरे दिमाग में ही रह गया, मैं बोलने ही भूल गया। बोल वो लास्ट एट 300 कैलोरी, सॉरी हाँ 300 कैलोरी, प्लीज बातें नहीं। फिर से दो सॉल्यूशंस की बात हुई है, टू सॉल्यूशंस, यानी कि एक का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या लोगे, पाई 1, दूसरे का क्या लोगे, आपको डिसाइड करना कि इक्वल करना है कि डिवाइड करना है। ओके, टू सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, टू सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज ऑफ concentration 0.01 molar and 0.001 molar are separated by semi-permeable membrane, are separated by a semi-permeable membrane on which solution the pressure should be applied to prevent osmosis calculate the magnitude of applied pressure। ये तो कुछ और ही क्वेश्चन ना हो, कोई बात नहीं, ट्राई करो। इसकी 9 प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम्स हैं। आज तुमने ऑस्मोसिस की थ्योरी नहीं लिखी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, क्योंकि चलो थ्योरी है, बच्चे बोर होते हैं, एंड यू हैव संडे ऑल्सो, आप अपना कभी भी नोट्स कंप्लीट कर सकते हो, बट नॉट आफ्टर मंडे। मंडे कंप्लीट चैप्टर सोल्यूशन के नोट्स चेक होंगे। अब लेकिन कल आती है इसकी 9 प्रैक्टिस और प्रॉब्लम करके आनी है, क्योंकि कल मैं आपको लास्ट टॉपिक कराने वाली हूँ, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर।
जो आपको बताएगा कि अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के वो सारे गलत हैं। क्या 4 फॉर्मूले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के पढ़े हैं, उससे जो आप एमडी निकाल लो वो गलत आए, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ है। इसको सही किसने किया? बढ़ा के रहे हो मैं वो ठीक करेंगे ना। ये गलत बात है मैं गलत मतलब वो गलत है, लेकिन उसमें कुछ ऐड करेंगे वो ठीक हो जाएगा। मतलब पूरा गलत नहीं है, उसमें कुछ कमी है, वो कभी कौन पूरा करने वाला है? वॉन्टॉफ। इसका नाम क्या था? इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसका नाम क्या था? इसलिए ये निकाले 4। ये तो अलग-अलग साइंटिस्ट हैं, चार साथी है भाई बीच में मिक्स है, लेकिन वॉन्टॉफ एक ही बंदे का नाम है। इसमें करना नंबर क्या है इसके? क्वेश्चन में बता दो करना क्या है, यही बता दो भाई। 2 सॉल्यूशन है। ये कह रहे हैं कि 2 सॉल्यूशन है, दोनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया। वो कौन सा हीट ट्रांसफर नहीं होता है? नहीं, ऑस्मोसिस हैपेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू। आपको पहले पाई 1 और पाई 2 निकालना है। पहले आपको क्या करना है? पाई 1 और पाई 2 में जिस साइड पाई 1 की वैल्यू ज्यादा है कि पाई 2 किसी एक की ज्यादा वैल्यू होगी। पाई 1 की ज्यादा। तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमें किस साइड प्रेशर लगाना है कि ऑस्मोसिस ना हो। पाई 1 वाली जगह लगाना है कि पाई 2 वाली जगह लगाना है? पाई 2 नहीं पाई 1 लो से हाई में जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हैपेंस फ्रॉम लो टू हाई। लो तो कंसंट्रेशन। लो को हाई बना देते हैं, लो को हाई बना दो। ये बढ़ा देते हैं। पहले तो पाई 1 की वैल्यू बताओ क्या है? तुम्हें क्या पाई 1 की वैल्यू होगी 10 पाई 2। 10 पाई उसको हमने बेर कर दिया। नहीं ज्यादा पूरी वैल्यू कम बताओ। ज्यादा कर। मतलब एटमॉस्फेयर में कितनी आ रही है? ये ठीक नहीं है ना? पाई 1 इज इक्वल टू 10 into पाई 2। हम पाई 2 पे प्रेशर लगाएंगे हम, तो सेकंड वाले में। क्या पाई 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? C1 is 0.01, R is 0.082, टेम्परेचर is 300। इसको मल्टीप्लाई करके आ रही है वैल्यू 0.2463। और पाई 2 की कितनी आ रही है? C2RT 0.001, R वही है, टेम्परेचर वही है, यानी कि 0.0024 है। 0.024। अब वो ये बोल रहे हैं कि ऑस्मोसिस ना हो। अब पहले तो मुझे ये बताओ ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है? लो टू हाई के हाई टू लो? पाई 1 0.01 कंसंट्रेशन का है और पाई 2 0.001 का है। तो लो कंसंट्रेशन पहले की है कि दूसरे की है? तो यानी कि नॉर्मल ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ हो रहा होगा? 0.001 से। तो हमें प्रेशर कहाँ लगाना पड़ेगा कि ये यहाँ से यहाँ ना आए? हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा 0.01 वाली साइड। पहले देखो ना, नॉर्मल अगर आप प्रेशर नहीं लगा रहे तो नॉर्मल ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है? लो कंसंट्रेशन टू। हमें 2 कंसंट्रेशन दे रखी थी, पहले की कितनी कंसंट्रेशन दे रखी थी? 0.01। दूसरे की कितनी दे रखी थी? 0.001। तो 0.001 लो हुई ना। तो नॉर्मल ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ हो रही थी? 0.001 से। इतनी बात समझ आ गई? क्योंकि ये तो पक्की बात है कि ऑस्मोसिस ऑलवेज हैपन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू। पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू पे भी फोकस मत करो। ये बात पाई 1 और पाई 2 से डिसाइड नहीं होगी कि ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होनी है। ऑस्मोसिस तो हमेशा इसी बात पे डिपेंड होएगी कि लो कंसंट्रेशन कहाँ है। अब लो कंसंट्रेशन 0.001 है, 0.001 से सॉल्वेंट 0.01 की तरफ जा रहे थे। अब वो ये कह रहे हैं कि ये ना हो, इसको रोकने के लिए तुम्हें ऑपोजिट साइड प्रेशर लगाना पड़ेगा ना। यानी कि हमें किस साइड प्रेशर लगाना पड़ेगा? फ्रॉम 0.01। हमें किस साइड से प्रेशर लगाना पड़ेगा? फ्रॉम 0.01, ताकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स 0.001 से आने की कोशिश कर रहे हैं वो ना आए। पर वो ये पूछ रहे हैं कि कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा? कितना लगाना पड़ेगा? जितने प्रेशर से वो आ रहे होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर उस फ्लोर से कोई बंदा आने की कोशिश कर रहा है और मैं चाहती हूँ ये दरवाजा ना खोले, तो मुझे उतना ही जोर लगाना पड़ेगा ना जितना जोर वो लगा रहा है। कई बार भाई बहन की लड़ाई होती है तो ऐसे ही होता है ना, इधर से भाई धक्का मार रहा होता है तो बहन को उतना ही धक्का लगाना पड़ता है ना जितना भाई लगा रहा है। अगर वो कम लगाएगी तो वो दरवाजा खोल लेगा। अब मुझे बताओ
हमें 0.01 पे कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा? जितना उस साइड से लग रहा है 0.001 से कितना लग रहा है? 0.002 पर 0.01 से ऑलरेडी भी तो कितना लग रहा है? तो इन दोनों का डिफरेंस पहले, क्योंकि इधर से भी प्रेशर लग रहा है उधर से भी प्रेशर लग रहा है, पहले तो तुम्हें दोनों में डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस आएगा उतना ही प्रेशर हमें 0.01 वाली साइड से लगाना पड़ेगा। Why not from 0.001 साइड? क्योंकि 0.001 साइड से तो ऑस्मोसिस हो रही है, हमें क्या करनी है? रिवर्स करने के लिए हमें हाई से लगाना पड़ेगा। नॉर्मली लो से लगता है, हमें कहाँ से लगाना पड़ेगा? पर कितना लगाना पड़ेगा? जितना दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या है? डिफरेंस। तो पहले दोनों का डिफरेंस निकालो। pi1 माइनस pi1 की वैल्यू 0.2463 है। प्लीज बातें नहीं, कितना आया डिफरेंस? दोनों का डिफरेंस कितना आया? टाइम हो गया मुझे। हाँ, 1 मिनट। 0.2217 आ रहा है। तो आप लिखोगे 0.2217, this much pressure will be applied from 0.01 molar, sorry, 0.001 molar to stop osmosis. ऐसा क्वेश्चन वैसे कभी आया नहीं है, बाई चांस और है। How many practice or problem I am going to send you? 9. What we are going to do tomorrow? Bond of factor. Last topic. Monday क्या चेक होंगे? Complete notes. तो जिन्होंने अभी तक osmosis या पीछे वाले notes नहीं complete करे हैं, वो please complete करें। पीछे वाले कभी किसी के पीछे वाली perspective property वो तो पढ़ के आओ। ये भी करना है, मैं तो अभी ये मैंने सोच लिया। मुझे एक बात बताओ,